आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात सर्कल के पीएससी के 2024 के क्वेश्चन पेपर की। इस वीडियो में हम इसके डिपार्टमेंटल और जीके वाले पोर्शन को कवर करेंगे। इसके मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इन क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स अगर आपको चाहिए तो बुक्स भी मिल जाएंगी। इसके अलावा एमटीएस पोस्टमैन या पीए की तैयारी करने के लिए थ्योरी वाली बुक्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी, और प्रैक्टिस करने के लिए कोई बुक चाहिए या ऐसी बुक चाहिए जिसमें क्वेश्चन और आंसर हो तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। और क्लासेस में आप जुड़ना चाहते हैं या बुक्स लेना चाहते हैं तो आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुजरात सर्कल के पीएससी के 2024 के क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, whose duty is assigned to examine work papers। कार्यपत्रों की जांच करने का कर्तव्य किसको सौंपा गया है? किसको सौंपा गया है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, रिकॉर्ड ऑफिसर को सौंपा गया है। तो कार्यपत्रों की जांच करना किसकी ड्यूटी है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफिसर इज द एग्जामिनेशन एंड फाइलिंग ऑफ द वर्क पेपर्स रिसीव्ड इन द रिकॉर्ड ऑफिस। अभिलेख अधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि जो भी कार्यपत्र रिकॉर्ड ऑफिस में प्राप्त होते हैं उनकी जांच करना और उनको फाइल करना या दाखिल करना। रिकॉर्ड ऑफिसर हु नेग्लेक्ट्स द प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ वर्क पेपर्स। कोई भी अभिलेख अधिकारी जो कार्यपत्रों की उचित जांच नहीं करता है या उसमें लापरवाही बरतता है, रेंडर्स हिमसेल्फ लायबल टू डिसमिसल और टू एनी अदर स्टैट्यूटरी पेनल्टी। तो उस अधिकारी को क्या हो सकता है? उस रिकॉर्ड ऑफिसर को बर्खास्त भी किया जा सकता है या अन्य किसी वैधानिक दंड का सामना भी करना पड़ सकता है। बट इज एडवांस्ड कंपैक्ट सूट। एडवांस्ड कंपैक्ट सूट क्या है? तो जब हम ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर के बारे में करते हैं तो उसमें एक टर्म आती है ACS, एडवांस्ड कंपैक्ट सूट। क्या होता है? दिस इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच हैज अ डेस्क एट विच द बार कोडेड मेल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पिन कोडेड मेल्स। तो एडवांस्ड कंपैक्ट सूट क्या है? तो एक मैकेनिकल डिवाइस है और इसमें एक डेस्क होता है। उस डेस्क के ऊपर पिन कोड वाली डाक वस्तुओं को बार कोडेड आर्टिकल्स के रूप में तैयार किया जाता है। यानी कि पिन कोड वाली डाक वस्तुओं को बार कोड वाली डाक वस्तुएं बनाया जाता है, यानी कि उनके ऊपर बार कोड लगाए जाते हैं। एट विच ऑफिस मूवमेंट ऑफ बैग्स बीइंग डन। बैगों का संचालन किस कार्यालय में किया जाता है? तो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस और सर्कल बैग ऑफिस में किया जाता है। नॉर्मली आरएमएस रिकॉर्ड ऑफिस विल फंक्शन एज डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस कौन से कार्यालय होते हैं? तो आमतौर पर रेलवे मेल सर्विस के रिकॉर्ड ऑफिस डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस की तरह काम करते हैं। होएवर इन एक्सेप्शनल केसेस लाइक रिमोट एरियाज, हेड पोस्ट ऑफिस कैन आल्सो फंक्शन एज डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। और अगर हम बात करें असाधारण मामलों में, जो हेड ऑफिस होते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के रूप में काम कर सकते हैं। The postal stores depot situated at circle headquarters are termed as circle bag offices। और सर्कल बैग ऑफिस क्या होते हैं? सर्किल के मुख्यालय में स्थित पोस्टल स्टोर डिपोज को सर्कल बैग ऑफिस कहा जाता है। और थैलों की मूवमेंट इन कार्यालयों में होती है। यूनिट बैग ऑफिस में भी होती है, लेकिन जैसे यहाँ पे दिया है मेल ऑफिस, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस। तो देखिए 4 तरह के कार्यालय हैं, यूनिट बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सर्कल बैग ऑफिस और सेंट्रल बैग ऑफिस। सेंट्रल बैग ऑफिस में किसी भी तरह के थैलों की कोई मूवमेंट नहीं होती है। तो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सर्कल बैग ऑफिस और यूनिट बैग ऑफिस में होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। चेक ऑन क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस टू बी परफॉर्म्ड बाय हुम। लेटर बॉक्स की निकासी की जांच किसके द्वारा की जाएगी? पोस्ट मास्टर के द्वारा लेटर बॉक्सेस की क्लियरेंस की जांच की जाती है। अकॉर्डिंग टू पोस्टल रेगुलेशंस, द पोस्ट मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring दैट लेटर बॉक्सेस आर क्लियर्ड रेगुलरली एंड प्रॉपरली।
कौन जिम्मेदार है? पोस्ट मास्टर जिम्मेदार है इस चीज को देखने के लिए कि लेटर बॉक्सेस की समय पर और सही ढंग से निकासी की जाए। दे कैन मोनिटर द क्लियरेंस प्रोसेस थ्रू वेरियस मेथड्स। अब पोस्ट मास्टर लेटर बॉक्सेस की क्लियरेंस जांचने के लिए बहुत सारे मेथड्स का यूज करते हैं। इसमें वो टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं, जैसे नैनीथा सिस्टम है, नैनीथा ऐप का यूज किया जाता है लेटर बॉक्स क्लियरेंस के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से, बहुत सारे मेथड्स के माध्यम से वो लेटर बॉक्सेस की क्लियरेंस की जांच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट रेस्टेंट? पोस्ट रेस्टेंट सुविधा का क्या अर्थ होता है? इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, टू अवेट अराइवल ऑफ एड्रेसी, प्राप्तकर्ता के आगमन की प्रतीक्षा करना। आर्टिकल्स सुपरस्क्राइब्ड टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर, और टू अवेट अराइवल और आल्सो आर्टिकल्स एड्रेस्ड पोस्ट ऑफिस ऑल कम्स अंडर पोस्ट रेस्टेंट। तो कौन सी डाक वस्तुएं पोस्ट रेस्टेंट के अंडर आती हैं, यानी कि किन डाक वस्तुओं को कहा जाएगा कि ये पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल हैं? तो ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर क्या सुपरस्क्रिप्शन हो, टू बी केप्ट टिल कोल्ड फॉर ये सुपरस्क्रिप्शन हो, या टू अवेट अराइवल उनके ऊपर लिखा हो, या उन्हें डाक घर को संबोधित किया हुआ हो, यानी कि उनको डिलीवरी के लिए बाहर नहीं भेजा जाएगा। जिस डाकघर के लिए उनको भेजा गया है उसी डाकघर में उनको रोक कर रखा जाएगा और वहीं पर प्राप्तकर्ता के आगमन की प्रतीक्षा की जाएगी, या प्राप्तकर्ता जब तक उनको लेने नहीं आता उनको उसी डाकघर में रखा जाएगा, वितरण के लिए बाहर नहीं भेजा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। Which entries are to be made in मनी ऑर्डर इशू जर्नल? मनी ऑर्डर इशू जर्नल में कौन सी प्रविष्टियां की जानी चाहिए? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डेली टोटल ऑफ एंट्रीज ऑफ वैल्यू एंड कमीशन ऑफ मनी ऑर्डर रिसिप्ट। हालांकि ये सिलेबस में नहीं आता है क्योंकि ये वॉल्यूम 6 पार्ट 2 रूल नंबर 17 में है, आप इसको देख सकते हैं वहाँ पे। इस पॉइंट को जरूर कर लेना कि मनी ऑर्डर इशू जर्नल में कौन कौन सी प्रविष्टियां की जाती है, इस वाले रूल में आपको ये देखने को मिल जाएगा। बट इस MS83, MS83 क्या होता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डेली रिपोर्ट। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट टू सुपरिटेंडेंट as the case may be through the record officer a daily report in which the irregularities observed by him or reported to him by other sorting assistants of the set must be brought to notice। तो ये जो MS83 है जिसे डेली रिपोर्ट कहा जाता है, ये क्या चीज़ होती है? प्रधान छंटाई सहायक या हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को अधीक्षक के समक्ष एक दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। ये दैनिक रिपोर्ट प्रधान छंटाई सहायक डायरेक्टली प्रस्तुत नहीं करता है, कैसे करता है? अभिलेख अधिकारी के माध्यम से करता है। और इस डेली रिपोर्ट में क्या होता है? जो भी अनियमितताएं, जो भी इरेगुलरिटीज प्रधान छंटाई सहायक देखता है, यह सेट के अन्य छंटाई सहायक जो भी इरेगुलरिटीज प्रधान छंटाई सहायक को बताते हैं, अनियमितताएं बताते हैं, उन सभी अनियमितताओं को, इरेगुलरिटीज को डेली रिपोर्ट में दर्ज करके अधीक्षक को भेजा जाता है रिकॉर्ड अधिकारी, अभिलेख अधिकारी के माध्यम से। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इन विच केस RPAD नीड नोट टू बी सेंट आउट फॉर डिलीवरी? किस मामले में RPAD को डिलीवरी के लिए बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, व्हेन एन अनक्लेम्ड और रिफ्यूज्ड आर्टिकल रिसीव्ड बाय ऑफिस ऑफ बुकिंग फॉर रिटर्न टू सेंडर। तो जब भी ऑफिस ऑफ बुकिंग के द्वारा कोई भी आर्टिकल अनक्लेम्ड या रिफ्यूज्ड के रूप में वापस पाया जाता है या प्राप्त किया जाता है प्रेषक को वापस करने के लिए, तो उसको डिलीवरी के लिए बाहर भेजे जाने की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले RPAD क्या होता है? रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। पंजीकृत डाक और उसके साथ एक्नॉलेजमेंट भी जब लगी हो तो उसको RPAD कहा जाता है, रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू कहा जाता है। Does not need to be sent for delivery when the addressee is dead or cannot be found।
तो रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू को बाहर भेजने की आवश्यकता या वितरण के लिए भेजने की आवश्यकता कब नहीं होती है? जब उस रजिस्टर्ड पोस्ट के प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो चुकी हो या वो मिलता नहीं है। एडिशनली RPAD में नोट नीड टू बी सेंट इफ द पोस्टल आइटम इज रिफ्यूज्ड और रिटर्न्ड विद एन एंडोर्समेंट इंडिकेटिंग रिफ्यूजल। और दूसरी बात, जो RPAD है उसको किस समय बाहर भेजे जाने की आवश्यकता नहीं होती है? जब उसको लेने से मना कर दिया जाता है तभी उसको जब ऑफिस ऑफ बुकिंग में वापिस प्रेषक को करने के लिए भेजा जाता है तो उसको बाहर डिलीवरी के लिए नहीं भेजा जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? सी आ जाएगा। The account bag sent by head office to sub office, which document is mandatory to be sent? जब प्रधान कार्यालय से उप कार्यालय को लेखा बैग अकाउंट बैग भेजा जाता है तो उसमें कौन सा दस्तावेज भेजना अनिवार्य है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, उसमें सब ऑफिस स्लिप भेजना अनिवार्य हो जाता है। इसको कैसे याद रखना है? जैसे अगर आप BO में काम करते हैं तो डेली आप अपने अकाउंट ऑफिस को क्या भेजते हैं? आप डेली अकाउंट भेजते हैं और आपका अकाउंट ऑफिस आपको क्या भेजता है? वो भेजता है BO स्लिप। उसी तरह से सब ऑफिस का जो अकाउंट ऑफिस है वो क्या होता है? हेड ऑफिस होता है। तो जब भी हेड ऑफिस सब ऑफिस को भेजेगा, सब ऑफिस स्लिप भेजेगा, सब ऑफिस हेड ऑफिस को क्या भेजता है? डेली अकाउंट भेजता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। When SPM's monthly report is prepared and to whom it is submitted? SPM की जो मंथली रिपोर्ट होती है कब तैयार की जाती है और किसे प्रस्तुत की जाती है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। SPM की मासिक रिपोर्ट हर महीने मासिक आधार पर तैयार की जाती है। SPM इसको तैयार करके हेड ऑफिस को भेजता है। SPM's monthly report should be prepared every month. प्रत्येक महीने SPM की मासिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। कौन से फॉर्म के ऊपर इसको तैयार किया जाता है? PA 17 के ऊपर इसको तैयार किया जाता है। एंड सबमिटेड टू द हेड ऑफिस। द मंथली रिपोर्ट शुड बी रिटन अप डेली फ्रॉम द एंट्रीज इन द SO अकाउंट। तो SPM की मासिक रिपोर्ट हर महीने हेड ऑफिस को भेजी जाती है। PA 17 फॉर्म के ऊपर इसे बनाया जाता है। हाउ मैनी पोस्टल सर्कल्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? डाक विभाग में कितने डाक सर्किल हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पोस्टल डिपार्टमेंट में 23 पोस्टल सर्कल्स हैं। व्हेन पोस्टल आर्टिकल कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड एंड रीडायरेक्टेड? किसी भी डाक लेख को कब रोका नहीं जा सकता या पुनः निर्देशित नहीं किया जा सकता? कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? व्हाइल इन ट्रांजिट। कोई भी डाक वस्तु जब प्रसारण में होती है, प्रसारण में कब होती है? जब उसको बुकिंग कार्यालय में बुक करके भेज दिया जाता है और जब तक वो अपने डेस्टिनेशन के ऊपर नहीं पहुंच जाती। तो ये जो बीच की अवधि है जब वो बुकिंग ऑफिस से भेज दी गई और अपने डेस्टिनेशन ऑफिस तक नहीं पहुंची है, इसको कहा जाएगा पारगमन के दौरान। इस अवधि के दौरान ना तो उस डाक वस्तु को रोका जा सकता है और ना ही पुनः निर्देशित किया जा सकता है। तो किसी भी आर्टिकल को रोका या पुनः निर्देशित किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन या गंतव्य कार्यालय द्वारा। What is the maximum weight of an unregistered parcel? अपंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पार्सल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द वेट ऑफ एन अनरजिस्टर्ड पार्सल शुड नॉट एक्सीड 4 किलोग्राम्स। किसी भी अपंजीकृत पार्सल का वजन 4 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द वेट ऑफ रजिस्टर्ड पार्सल शुड नॉट एक्सीड, और जो पंजीकृत पार्सल होगा उसका मैक्सिमम वेट 10 किलोग्राम हो सकता है। कब हो सकता है? जब वो किसी भी तरह से ब्रांच पोस्ट ऑफिस के साथ जुड़ा होगा, या तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस से उसे भेजा जा रहा है या किसी भी कार्यालय द्वारा उसे ब्रांच ऑफिस के लिए भेजा जा रहा है। उस समय उसकी मैक्सिमम वेट लिमिट 10 किलोग्राम हो जाती है। उसके अलावा अगर वो ब्रांच ऑफिस से नहीं जुड़ा हुआ है, उसकी मैक्सिमम वेट लिमिट कितनी हो जाएगी? 20 किलोग्राम हो जाएगी। तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम वेट लिमिट क्या हो सकती है पार्सल की, तो वहां पे 10 किलोग्राम नहीं करना है, वहां पे 20 किलोग्राम आएगा। अगर ब्रांच ऑफिस साथ में मेंशन किया है तो 10 किलोग्राम आएगा। The size of a parcel shall not exceed 1.5 मीटर for any one dimension। इसी एकल आयाम के लिए पार्सल की
साइज की बात करें 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और पार्सल की लंबाई और ग्रेटेस्ट सरकमफ्रेंस सबसे बड़ी परिधि का योग 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। What is the maximum limit for issue of single मनी ऑर्डर? एकल मनी ऑर्डर जारी करने की अधिकतम सीमा क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी 10,000 रुपये। पहले जो ये सीमा थी 5,000 रुपये थी, वर्तमान में मनी ऑर्डर जारी करने की अधिकतम सीमा क्या है? 10,000 रुपये है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which card is being issued by the post office for the benefit of tourists, traveling representative of firms and other members of the public? डाकघर द्वारा पर्यटकों, फर्मों के प्रतिनिधियों और अन्य आम लोगों के लाभ के लिए कौन सा कार्ड जारी किया जाता है? कौन सा कार्ड जारी किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी किया जाता है। अ सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय पोस्ट ऑफिस फॉर द बेनिफिट ऑफ टूरिस्ट, traveling representative of firms and other members of the public who experience difficulty in establishing their identity in connection with postal transactions। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होते हैं किन के लिए जारी किए जाते हैं? कोई भी टूरिस्ट है, कोई भी फर्म का ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव है, या जनता का कोई अन्य मेंबर है। किसके लिए जारी किए जाते हैं? जिनको अपनी पहचान स्थापित करने में कोई भी डिफिकल्टी होती है। किसके संबंध में? पोस्टल ट्रांजैक्शंस के संबंध में। तो किसी भी व्यक्ति को अगर डाक लेन देन के संबंध में कोई भी डिफिकल्टी महसूस होती है, उसकी सुविधा के लिए पहचान पत्र या आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी किए जाते हैं। A person changing their residence to whom they should furnish written instructions regarding the disposal of postal article। यदि कोई व्यक्ति अपना निवास स्थान बदल रहा है तो उसे डाक सामग्री के निपटान के संबंध में किसे लिखित निर्देश देने चाहिए? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, बोथ हैड प्लेस दे आर लीविंग और गोइंग। उन दोनों स्थानों के डाक घरों को लिखित निर्देश दिए जाएंगे। एक वह स्थान का डाकघर जहां से वो छोड़ कर जा रहे हैं, जहां से अपना निवास स्थान बदल रहे हैं, और दूसरा वो स्थान का डाकघर जिस स्थान पर वो जा रहे हैं। अब जिस स्थान पर वो रहेंगे उस डाकघर को भी, और जिस स्थान से वो जा रहे हैं उस स्थान के डाकघर को भी अपने निवास स्थान परिवर्तन के संबंध में लिखित निर्देश अवश्य देने चाहिए। और जो भी निर्देश दिए जाएंगे वो बिल्कुल सिंपल और डायरेक्ट होने चाहिए, सरल और सीधे होने चाहिए। और उनमें यह भी बताया जाएगा दे आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल पोस्टल आर्टिकल्स, कि क्या वो सभी प्रकार की डाक वस्तुओं के ऊपर लागू होंगे। एंड इंस्ट्रक्शंस ओनली फॉर एड्रेसेस आर्टिकल और आल्सो टू हिज फैमिली मेंबर्स। और साथ में ये भी बताया जाएगा कि ये निर्देश क्या केवल प्राप्तकर्ता की डाक वस्तुओं के ऊपर लागू होंगे या फिर निर्देश देने वाले व्यक्ति के फैमिली मेंबर्स के आर्टिकल्स के ऊपर भी लागू होंगे। जो कॉम्प्लिकेटेड और कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस होंगी, या जैसे कोई भी ये बताता है कि मैं टूर के ऊपर जा रहा हूँ तो मेरी डाक वस्तु वहाँ भेज देना, तो इस तरह की जो भी कंडीशनल या कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस होंगी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। Articles addressed to deceased persons are ordinarily be dealt with which remarks on article। मृत व्यक्तियों को संबोधित लेखों पर सामान्यतः कौन सी टिप्पणी की जाती है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, ऐसे आर्टिकल जो किसी ऐसे व्यक्ति को संबोधित हों जिसकी मृत्यु हो चुकी है उनको अनक्लेम्ड आर्टिकल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। What is the maximum value of insured articles that can be posted from the post office? डाक घर से भेजी जा सकने वाली बीमाकृत वस्तुओं का अधिकतम मूल्य क्या हो सकता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 1,00,000 रुपये हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स दैट कैन बी पोस्टेड फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो किसी भी डाक घर से मैक्सिमम किस वैल्यू के इंश्योर्ड आर्टिकल भेजे जा सकते हैं, ये डाक घर के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर कोई भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस है तो वहां से मैक्सिमम 600 रुपये की आर्टिकल की इंश्योरेंस कर सकते हैं। बाकी पोस्ट ऑफिस के मामले में 1,00,000 रुपये तक आर्टिकल्स की इंश्योरेंस की जा सकती है, और जो इंश्योरेंस की वैल्यू होगी वो उस वस्तु की सामग्री के मूल्य से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे पास आर्टिकल है जिनमें गोल्ड है, कॉइन, बुलियन, करेंसी नोट, इस तरह का कुछ भी भेजते हैं, उनकी इंश्योरेंस उनकी एक्चुअल
वैल्यू के लिए की जाएगी, यानी कि 10 रुपये का अगर आपने गोल्ड कॉइन भेजा है तो 10 रुपये के लिए ही उसकी इंश्योरेंस होगी, ना कम के लिए ना ज़्यादा के लिए। फिर उसके बाद अगर आप कोई भी करेंसी नोट डाक के माध्यम से भेजते हैं तो उनकी इंश्योरेंस मैक्सिमम 20,000 रुपये के लिए की जा सकती है। विच लिटरेचर आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ पोस्टेज, कौन से साहित्य को डाक शुल्क से छूट दी गई है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स को, अंध साहित्य पैकेट को डाक शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फॉलोइंग फीस, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के ऊपर कौन कौन से चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते? तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा पोस्टेज फीस, डाक शुल्क, जो किसी भी आर्टिकल को भेजने के लिए पोस्टेज चार्जेस लगते हैं। जैसे आपने कोई पत्र भेजना है तो उसके ऊपर 5 रुपये लगेंगे पर 20 ग्राम के हिसाब से। तो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के ऊपर ये पोस्टेज चार्जेस नहीं लगते हैं। इसके ऊपर पंजीकरण शुल्क नहीं लगता है। आपने इसकी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट की अगर रजिस्ट्रेशन करनी है तो कोई चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। फीस फॉर एक्नॉलेजमेंट, आप पावती इसके साथ संलग्न करना चाहते हैं, उसके कोई चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। फिर अगर आप इसकी रिसिप्ट की सत्यापित प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स विल बी ट्रांसमिटेड बाई सरफेस रूट ओनली, लेकिन इस तरह के जो पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर पोस्टेज चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, उनको केवल सरफेस रूट या सतह मार्ग से भेजा जाएगा। अगर आप उनको हवाई डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो पैकेट्स के लिए निर्धारित एयरमेल चार्जेस का भुगतान आपको करना होगा। How the insufficiently paid pattern and sample packets will be charged on delivery, अपर्याप्त रूप से भुगतान किए गए पैटर्न और नमूना पैकेटों की डिलीवरी पर शुल्क कैसे लिया जाता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। डबल द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, जब भी कोई आर्टिकल अनपेड भेजा जाता है, जो भी चार्जेस बनते थे आपने नहीं दिए तो उस आर्टिकल के वितरण के समय दोगुने शुल्क का भुगतान करना होगा। कौन से दोगुने शुल्क का? जो चार्जेस उसके ऊपर पहले लगने थे उन चार्जेस का दोगुना आपको देना होगा। फिर अगर आपने कोई आर्टिकल भेजा उसके ऊपर चार्जेस आपने पूरे नहीं दिए, आधे अधूरे चार्जेस देकर अगर आपने उसको भेज दिया, जो भी कमी रह जाएगी उस कमी के दोगुने चार्जेस आपको देने होंगे। Where is the headquarter of एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बैंकॉक थाईलैंड में स्थित है। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की बात करें 1961 में इसकी स्थापना हुई। जब स्थापना हुई तो मनीला फिलीपींस हेडक्वार्टर के साथ हुई। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1962 को हुई और वर्ष 2002 में इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में चला गया। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज रिप्लाई कूपन, रिप्लाई कूपन क्या चीज होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इट इज इंटेंडेड टू एनेबल सेंडर्स टू प्री पे फॉर अ रिप्लाई। इसका उद्देश्य प्रेषकों को उत्तर के लिए पूरा भुगतान करने में सक्षम बनाना है। तो ये जो रिप्लाई कूपन होते हैं इससे क्या होता है, कोई भी प्रेषक है, मान लीजिए मैंने आपके लिए एक लेटर भेजा और मैं चाहता हूँ आप उस लेटर के लिए मुझे एक रिप्लाई भेजें, लेकिन मैं साथ में ये भी चाहता हूँ कि आपको उस रिप्लाई के लिए कोई भी चार्जेस ना देने पड़े। तो यहाँ पे मैं किस चीज़ का यूज़ कर सकता हूँ? रिप्लाई कूपन का यूज़ कर सकता हूँ। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नो मोर देन 10 रिप्लाई कूपन्स विल बी सोल्ड टू एनी वन इंडिविजुअल एट अ टाइम। किसी भी एक व्यक्ति को एक समय में 10 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रिप्लाई कूपन नहीं बेचे जाते हैं। द कस्टम कंट्रोल इज प्राइमरली एक्सरसाइज्ड एट। सीमा शुल्क नियंत्रण मुख्यतः कहाँ पर किया जाता है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। पॉइंट ऑफ एंट्री और पॉइंट ऑफ एग्जिट पे किया जाता है, यानी कि कोई आर्टिकल जिस बिंदु पर देश से बाहर जाता है या देश के अंदर प्रवेश करता है, कस्टम कंट्रोल वहाँ पे लगाया जाता है। इसके अलावा फॉरेन पोस्ट ऑफिस में भी कस्टम कंट्रोल लगाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एन एरोग्राम शुड नॉट वेट मोर देन। एक एरोग्राम का वजन कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एरोग्राम इज अ कैटेगरी इंटेंडेड फॉर ट्रांसमिशन एक्सक्लूसिवली बाय एयर।
एंड हैज़ नो कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरी इन दी सरफेस मेल। तो एरोग्राम जो होते हैं एक ऐसी श्रेणी है जो केवल हवाई मार्ग से प्रेषित की जाती है और सतह मेल में इसकी कोई संगत श्रेणी भी नहीं है। एरोग्राम जो होते हैं इनको किसके लिए बनाया जाता है? एयर ट्रांसमिशन के लिए बनाया जाता है। सरफेस मेल में इस तरह की कोई भी आर्टिकल की श्रेणी नहीं होती है। व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड बाय सरफेस, अब मान लीजिए एरोग्राम को अगर आप सतह मार्ग से भेज देते हैं तो इसको पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा। द प्रिंटेड पेपर इन फॉरेन पोस्ट corresponds to which service in inland post with some variations in conditions। शर्तों में कुछ भिन्नताओं के साथ विदेशी डाक में मुद्रित कागज सेवा अंतर्देशीय डाक में किस सेवा से मेल खाती है? जैसे फॉरेन पोस्ट में हमारे पास एक सर्विस है प्रिंटेड पेपर सर्विस, उसी तरह की सर्विस इनलैंड पोस्ट में कौन सी है? करेक्ट आंसर ए आ जाएगा बुक पैकेट सर्विस। वर्तमान में इसका नाम क्या है? बुक पोस्ट सर्विस कर दिया गया है। But are the modes of transmission of foreign letters on which postage is charged? विदेशी पत्रों के प्रेषण के तरीके क्या है जिन पर डाक शुल्क लगाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो कोई भी डाक वस्तु है उसको भेजने के लिए आपके पास बहुत सारे माध्यम होते हैं। उनको सरफेस रूट के माध्यम से भेजा जा सकता है, हवाई डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, सरफेस एयरलिफ्ट किया जा सकता है। ये सरफेस एयरलिफ्ट क्या होता है कि कुछ जगह पे उनको सतह मार्ग से भेजा जाएगा, कुछ जगह पे उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा, हवाई मार्ग के माध्यम से भेजा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं वेयर इज कंट्रोलर ऑफ फॉरेन मेल्स लोकेटेड? विदेशी मेल नियंत्रक कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा मुंबई में स्थित है। द कंट्रोलर ऑफ फॉरेन मेल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल मेल प्रोसेसिंग इन इंडिया रेफर्स टू पोस्ट मास्टर जनरल फॉरेन मेल्स, विदेश डाक भवन, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, मुंबई 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मेल प्रोसेसिंग के संदर्भ में, भारत में जो इंटरनेशनल मेल है उसकी प्रोसेसिंग के संबंध में विदेशी मेल नियंत्रक कहाँ पर है? तो ये जो पोस्ट मास्टर जनरल है, पोस्ट मास्टर जनरल विदेशी मेल जो डाक भवन मुंबई में स्थित है। और ये किस तरह की डाक वस्तुओं को प्रोसेस करते हैं? CRL या U से शुरू होने वाले ट्रैकिंग नंबर वाले अंतर्राष्ट्रीय मेल को यहाँ पे संभाला जाता है, प्रोसेस किया जाता है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन कैंसिल किया गया है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 को भी कैंसिल किया गया। यहाँ पे पूछा गया इंक्वायरीज रिगार्डिंग IPO विल बी नॉर्मली कंसिडर्ड इफ मेड विद इन। IPO के संबंध में पूछताछ पर सामान्यतः विचार किया जाएगा अगर वो कितने समय के भीतर इंक्वायरी की जाती है। तो यहाँ पे इसका कोई भी सही आंसर नहीं दिया है। ऑल एप्लीकेशंस फॉर इंक्वायरीज इन रिस्पेक्ट ऑफ मिसकैरेज, लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स शुड बी मेड विद इन 12 months फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू। कोई भी इंडियन पोस्टल ऑर्डर है उसके संबंध में अगर वो मिसकैरेज हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, गुम हो जाता है या कोई उसको नुकसान हो जाता है, उसके संबंध में अगर आप कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन कितने समय के भीतर दी जानी चाहिए? तो एप्लीकेशन जब इसको जारी किया जाता है, जारी किए जाने वाले महीने के लास्ट दिन से 12 महीने के भीतर वो इंक्वायरी या पूछताछ की जानी चाहिए, अदरवाइज उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। आगे चलते हैं अबाउट पोस्ट मास्टर्स ऑर्डर बुक मेंटेन्ड इन हेड पोस्ट ऑफिस। प्रधान डाकघरों में पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक के बारे में। तो जो पोस्ट मास्टर की आदेश पुस्तिका होती है उसका रखरखाव कहाँ पर किया जाता है? हेड पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। तो इस ये जो पोस्ट मास्टर्स की ऑर्डर बुक होती है इसमें क्या क्या होता है? इट कंटेन्स टेम्परेरी अरेंजमेंट्स मेड इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ क्लर्क और पोस्टमैन। मान लीजिए अगर कोई भी डाकिया या कोई भी क्लर्क छुट्टी पर है, उसकी अनुपस्थिति में उसकी जगह काम करने के लिए जो भी अरेंजमेंट किए जाएंगे वो किसमें? पोस्ट मास्टर की ऑर्डर बुक में दर्ज किए जाएंगे। इट कंटेन्स अनयूजुअल अकरेंसेस, इसमें असामान्य घटनाएं शामिल होंगी।
orders passed by head postmaster for the regulation of his office and which should be placed on record। इसके अलावा प्रधान डाकपाल या हेड पोस्टमास्टर अपने कार्यालय के विनियमन के लिए जो भी आदेश पारित करता है, यानी कि अपने कार्यालय के रेगुलेशन के लिए जो भी ऑर्डर जारी करेगा उनको भी पोस्ट मास्टर की ऑर्डर बुक में दर्ज किया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। तो पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक कौन से फॉर्म पर बनाई जाती है? MS1 के ऊपर इसको बनाया जाता है और इसमें क्या क्या दर्ज किया जाता है, ये सारी चीज़ों को इसमें दर्ज किया जाता है। अच्छे से इनको पढ़ लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू। डाक जीवन बीमा सेवाएं किसके माध्यम से प्रदान की जा रही हैं? तो ये भी क्वेश्चन कैंसिल किया है क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा, दर्पण के माध्यम से और कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन दोनों के माध्यम से की जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, in CSI the 15-digit GL head of account is now changed to GL code with how many digits? CSI पहले जो जनरल लेजर हेड ऑफ अकाउंट है वो 15 डिजिट का होता था, वर्तमान में ये कितने डिजिट का है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 10 डिजिट का है। तो जनरल लेजर कोड जो कि 10 डिजिट्स का है, अगर वो 3 से शुरू होता है एक्सपेंसिस के लिए रहेगा, 4 से अगर शुरू होता है प्रॉफिट के लिए, 1 से शुरू होगा रेवेन्यू के लिए और 8 से शुरू होगा तो SB हेड्स के लिए रहेगा। TPIC under IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू। IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के अंतर्गत TPIC से क्या तात्पर्य है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? टेक्निकल प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। डी ऑप्शन सही होगी। The counter operations module is handled by which project? काउंटर ऑपरेशन मॉड्यूल को किस प्रोजेक्ट द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। थ्रू कोर सिस्टम इंटीग्रेटर डिपार्टमेंट हैज डिजिटलाइज्ड ऑल द पोस्टल्स मेल्स एंड काउंटर ऑपरेशंस, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑफ द पोस्ट ऑफिसेस ऑन अ सिंगल सेंट्रल सर्वर बेस्ड प्लेटफॉर्म। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से विभाग ने डाक घरों के सभी डाक, मेल और काउंटर संचालन को एकल केंद्रीय सर्वर आधारित प्लेटफॉर्म पर डिजिटल कर दिया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which one of the following track contains HRMS in Postal IT Project 2.0? निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैक डाक IT परियोजना 2.0 में HRMS को शामिल करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मैनेजमेंट इंटरफेस। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है डिजाइन टू मैनेज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग एम्प्लॉई डाटा, पेरोल, रिक्रूटमेंट, बेनिफिट्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड मोर। तो एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी भी संगठन के भीतर मानव संसाधन के विभिन्न पहलुओं को प्रबंधित करने के लिए इसे डिज़ाइन किया जाता है। जैसे इसमें कर्मचारी डाटा होता है, पेरोल, भर्ती, लाभ प्रदर्शन प्रबंधन और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और ये किसके अंडर आता है? मैनेजमेंट इंटरफेस के अंडर आता है। दिस इंटरफेस इज टिपिकली यूज्ड बाय मैनेजमेंट पर्सनल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड मैनेज वेरियस फंक्शंस विद इन द सिस्टम। तो इस इंटरफेस का, यानी कि मैनेजमेंट इंटरफेस का यूज कहाँ पे किया जाता है? प्रबंधन करने वाले कर्मियों द्वारा इसका यूज किया जाता है सूचना तक पहुंचने और सिस्टम के भीतर विभिन्न कार्यों को प्रबंधित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो मैनेजमेंट इंटरफेस क्या आएगा? तो जो भी मैनेज करने वाले कर्मी होते हैं वो किसी भी एम्प्लॉय की सूचना उनको चाहिए या वो कोई भी कार्य प्रबंधित करना है तो मैनेजमेंट इंटरफेस के माध्यम से वो करेंगे। अकाउंटिंग इंटरफेस है, पोस्टल इंटरफेस और यूजर इंटरफेस, ये क्या है? ये आपने पढ़ लेने हैं। आगे चलते हैं। सोल इन बैंकिंग सोल्यूशंस रेफर्स टू। बैंकिंग समाधान में SOL से क्या तात्पर्य है? तो SOL की क्या फुल फॉर्म आ जाएगी? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सर्विस आउटलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा, JPC की फुल फॉर्म होती है जीवन प्रमाण सेंटर। तो ये यहाँ पे पोस्टल सेंटर दिया है, गलत हो जाएगा। CCR काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट। SAG क्या हो जाएगा? सांसद आदर्श ग्राम। और VPP तो हमें पता है वैल्यू पेएबल पोस्ट या पार्सल।
IT modernization project of Department of Post has how many segments? डाक विभाग की IT आधुनिकीकरण परियोजना के कितने खंड थे, कितने खंड हैं? तो इसके 8 खंड हैं, 8 सेगमेंट्स हैं। 8 सेगमेंट कौन कौन से हैं? चेंज मैनेजमेंट, डाटा सेंटर फैसिलिटी, डिजास्टर रिकवरी सेंटर, फाइनेंशियल FSI फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर, उसके अलावा नेटवर्क इंटीग्रेटर, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, रूरल हार्डवेयर और मेल ऑपरेशन हार्डवेयर। तो ये 8 सेगमेंट हैं IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के। The department has supplied computers, hardware and peripherals to mail offices and smartphones to पोस्टमैन स्टाफ अंडर। विभाग ने अपने जो भी मेल ऑफिस थे उनको कंप्यूटर्स, हार्डवेयर्स, अदर जो भी पेरिफेरल्स होते हैं, भाई उपकरण है, वो सप्लाई किए, और डाकिया कर्मचारियों को स्मार्टफोन सप्लाई किए। तो ये जो सारा काम है किसके अंडर किया गया? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर। इस प्रोजेक्ट का या इस सेगमेंट का क्या मतलब था? तो इसने विभाग के जितने भी कार्यालय थे उनको कंप्यूटर्स, हार्डवेयर या अन्य पेरिफेरल्स उपलब्ध करवाए। इसके अलावा डाकिया कर्मचारियों को स्मार्टफोन भी उपलब्ध करवाए। हाउ मैनी मॉड्यूल्स इन सैप ERP? ERP क्या हो जाएगा? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। तो ERP जो है इसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैप ERP सिस्टम मॉड्यूल। सैप ERP सिस्टम मॉड्यूल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो है वो फंक्शनल मॉड्यूल है और दूसरा टेक्निकल मॉड्यूल है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कंसाइनमेंट्स आर ट्रांसमिटेड बाई, खेप का प्रेषण कैसे किया जाता है? रेल, रोड या एयर के माध्यम से किया जाता है। तो लॉजिस्टिक पोस्ट का ये क्वेश्चन है। लॉजिस्टिक पोस्ट में क्या होता है? जो भी व्यावसायिक ग्राहक होते हैं उनको लागत प्रभावी और कुशल समाधान प्रदान किया जाता है, जो देश भर में संग्रहण से लेकर भंडारण, संचरण से लेकर वितरण तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का प्रबंधन करता है। अब इसमें एक फैसिलिटी मिलती है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट वाली फैसिलिटी, यानी कि जो कंसाइनमेंट है उसको ग्राहक या कस्टमर की इच्छा के अनुसार रोड, रेल या एयर के माध्यम से भेजा जाता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द स्लोगन ऑफ IPPB? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्लोगन क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, आपका बैंक आपके द्वार। ए ऑप्शन सही हो जाएगी। फिलैटलिक काउंटर्स आर फंक्शनिंग एट, फिलैटलिक काउंटर कहाँ पर कार्यरत हैं? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, फिलैटलिक काउंटर सभी प्रधान डाक घरों में कार्यरत है। मार्क दी करेक्ट ऑप्शन अबाउट 1 शीट ऑफ माई स्टैम्प। माई स्टैम्प की एक शीट के बारे में कौन सा सही आ जाएगा? तो जो माई स्टैम्प होती है, माई स्टैम्प की एक शीट में 12 स्टैम्प्स होती हैं। एक माई स्टैम्प शीट में 12 डाक टिकट होते हैं। बिल्कुल सही बात है। फेस वैल्यू ऑफ ईच स्टैम्प इज ₹5। प्रत्येक स्टैम्प का अंकित मूल्य 5 रुपये होता है, ये भी सही बात है। कॉस्ट ऑफ 1 माई स्टैम्प शीट इज ₹300, ये भी करेक्ट है। एक माई स्टैम्प शीट की कीमत 300 रुपये होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब माई स्टैम्प की बात करें तो माई स्टैम्प एक शीट होती है। तो माई स्टैम्प शीट में क्या होता है? 12 डाक टिकट होते हैं। हर डाक टिकट का मूल्य 5 रुपये होता है और इसका प्राइस 300 रुपये होता है। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि जो टोटल स्टैम्प्स होती हैं माई स्टैम्प की एक शीट में, उनका मार्क्ड प्राइस क्या होगा? तो 60 रुपये होगा। लेकिन अगर टोटल शीट की बात करें तो वो 300 रुपये की दी जाती है। तो ये इंडिया पोस्ट की पर्सनलाइज्ड शीट का एक ब्रांड नेम है। तो माई स्टैम्प जो है ये क्या है? इज ब्रांड नेम फॉर पर्सनलाइज्ड शीट ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स ऑफ इंडिया पोस्ट। भारतीय डाक की डाक टिकटों की पर्सनलाइज्ड शीट का ब्रांड नेम क्या है? माई स्टैम्प है। तो ये कब पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया? विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी इंडिपेक्स 2011 के दौरान इसे पेश किया गया था। When was India Post Payment Bank launched as a pilot project? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब लॉन्च किया गया था? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 30 जनवरी 2017 में किया गया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाज लॉन्च्ड एज a पायलट प्रोजेक्ट on 30 जनवरी 2017 इन रांची झारखंड एंड रायपुर छत्तीसगढ़।
IPPB को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को 30 जनवरी 2017 को रांची और रायपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाज लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन सितंबर 1 2018 और इसकी शुरुआत कब हुई? एक होता है पायलट प्रोजेक्ट, यानी कि छोटे कह सकते हैं स्तर पर इसकी शुरुआत होती है, पहले चेक किया जाता है कि यह बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट था 30 जनवरी 2017 में रायपुर और रांची में इसको शुरू किया गया। उसके बाद बात करें इसको ऑफिशियली कब लॉन्च किया गया? 1 सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मिनट स्टैम्प्स आर अवेलेबल एट, मिनट टिकट जो है कहाँ पर उपलब्ध होते हैं? तो ये फ्लैट लिक ब्यूरो और जो भी डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस के काउंटर्स होते हैं वहाँ पर भी उपलब्ध होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बिफोर 1852 कॉपर टोकन्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन विच ईयर? 1852 में पहले डाक शुल्क के भुगतान के लिए तांबे के टोकन किस वर्ष शुरू किए गए थे? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा 1774 में इनको शुरू किया गया था। कॉपर टोकन्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर पोस्टेज पेमेंट इन 1774। तो कॉपर या तांबे के जो टोकन है डाक शुल्क के भुगतान के लिए पहले यूज़ किए जाते थे और इनकी शुरुआत 1774 में हुई थी। बिफोर पेपर पोस्टेज स्टैम्प्स वर इंट्रोड्यूस इन 1852। इसके बाद जो आपकी पेपर पोस्टेज स्टैम्प्स हैं या कागज़ के डाक टिकट हैं 1852 में इनकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन RPLI स्टार्टेड? रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत कब हुई थी? करेक्ट आंसर भी आ जाएगा 24 मार्च 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी। बट इज द अदर नेम ऑफ ग्राम सुरक्षा RPLI पॉलिसी? ग्राम सुरक्षा RPLI पॉलिसी का दूसरा नाम क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। RPLI पॉलिसी होती है जिसको ग्राम सुरक्षा कहा जाता है, तो ये होती है होल लाइफ एश्योरेंस, संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी को ग्राम सुरक्षा पॉलिसी भी कहा जाता है। द मेटल टोकन्स आर दी प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। तो जो मेटल टोकन होते हैं जो RMS के ऑफिशियल्स को दिए जाते हैं ये सरकार की संपत्ति होते हैं। विच हैव सप्लाइड टू ऑल ऑथराइज्ड RMS ऑफिशियल्स, जो RMS के सभी अधिकृत अधिकारियों को सप्लाई किए जाते हैं। विच ऑफिस विल सप्लाई मेटल टोकन्स टू ऑथराइज्ड RMS ऑफिशियल्स? तो कौन से कार्यालयों के द्वारा ये मेटल टोकन्स की आपूर्ति की जाती है? तो ये स्टॉक डिपो से सप्लाई किए जाते हैं हेड रिकॉर्ड ऑफिस को, और हेड रिकॉर्ड ऑफिस आगे सब रिकॉर्ड ऑफिस और RMS के अधिकारियों को मेटल टोकन्स की आपूर्ति करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If you keep things at work in order and have a neat workplace then you have great। यदि आप कार्यस्थल पर चीज़ों को व्यवस्थित रखते हैं तो आपका कार्यालय साफ सुथरा रहता है। इसका मतलब आपके पास क्या है? आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है, ऑर्गेनाइजेशन का हुनर है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इट इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू योर सेल्फ, अदर्स एंड द प्लेस वेयर यू वर्क। तो ये हमेशा आवश्यक होता है कि जिस स्थान पर आप काम कर रहे हैं उस स्थान की, स्वयं की और दूसरों की भी क्या करें? रिस्पेक्ट करें। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कालबेलिया इज द डांस ऑफ विच स्टेट? कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। राजस्थान का नृत्य है। चेनाब रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम हियर। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बारालाचा पास यानी कि बारालाचा दर्रे से निकलती है। द बॉर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल टचेज हाउ मैनी कंट्रीज? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 3 देशों के साथ, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ मिलती है। Which article describe about the violation of untouchability? कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन के बारे में वर्णन करता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आर्टिकल 17 में इसके बारे में दिया हुआ है। Which amendment introduced GST in India? भारत में GST किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? करेक्ट आंसर ए आ जाएगा 101
इन अमेंडमेंट एक्ट 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। द पर्सनैलिटी हु इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857, वह व्यक्तित्व जो 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं है, कौन आ जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, भगत सिंह आ जाएगा। तांत्या टोपे, नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई ये 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए हैं, लेकिन श्री भगत सिंह जी नहीं जुड़े हुए हैं। हाउ मैनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 13 है। और हु इज़ एजुकेशन मिनिस्टर इन इंडिया, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये आपने वर्तमान वाले कर लेने हैं। तो ये था हमारे पास गुजरात सर्कल का पीएसए का 2024 का क्वेश्चन पेपर। किसी भी डाउट के लिए या लगे कोई आंसर गलत बताया गया है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको इन क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए, या फिर आपको एमटीएस पोस्टमैन या पीए की थ्योरी वाली बुक्स चाहिए, या फिर एक ऐसी बुक चाहिए जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो क्लोज वाइज, रूल वाइज, तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। प्रैक्टिस इस बुक से आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लोज एक आप करते हैं, उसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, तो अच्छे से हर एक चीज़ आपको समझ आएगी। और अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ते हैं, आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो ये बुक्स भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्लासेस में भी आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक छोटी सी शुरुआत की है पर्यावरण को बचाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। आप भी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि हम ये जो हमने शुरुआत की है एक पौधा लगाने से, इसको हम लाखों में ले जा सकें। धन्यवाद।